कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इंटेक्स क्वेश्चन 9.9 दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर्स, और ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। कैसा कॉम्प्लेक्स? प्लेटिनम CN होल 4 2- ये 2- हो गया आपका ओवरऑल चार्ज। ये नेगेटिव या एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। ठीक है भाई, एनायनिक कॉम्प्लेक्स दिया जिसका ओवरऑल चार्ज नेगेटिव हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री भी दिया हुआ है। ठीक है, ज्योमेट्री अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज कर सकते हैं। और यहाँ से जब आप ज्योमेट्री निकालेंगे तो खासतौर से जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे या ज्योमेट्री निकालेंगे तो यहाँ से आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलने के बाद में आप इनका मैग्नेटिक करेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में VBT थ्योरी यूज करके इस क्वेश्चन को आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो VBT थ्योरी यूज करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे। ठीक है, लेक्चर में कुछ स्टेप्स बताए थे। फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये स्टेप फॉलो करते जाइए, आसानी से VBT थ्योरी आप यूज कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मैंने ले लिया, ठीक है, होल 4 हो गया। ठीक है, और इसका ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? -2। तो चलिए प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो ये प्लेटिनम हो गया प्लस ये 4 दिया हुआ है, और ये साइनाइड आयन है, इसका चार्ज होता है -1, तो -1 कर दिया। ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? इक्वल टू -2 हो जाता है। ठीक है भाई, ये -4 जब उधर जाएगा तो 2 + 4 हो जाएगा, तो ये प्लेटिनम हो जाएगा +2। मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई कर रहा है। ठीक है भाई, तो हमें मिल जाता है प्लेटिनम, ये +2 हो गया। ठीक है, इसमें प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई? +2 है। जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है आपको, यहाँ पे लिखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन, ये जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है तो इसका आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर हम प्लेटिनम के बारे में बात करें तो खासतौर से मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स प्रेजेंट है या एलिमेंट्स प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो आप बाउस रूल के अकॉर्डिंग हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। परंतु अगर हम डी ब्लॉक है ब्लॉक के बारे में बात करें तो ये आप बाउस रूल को कहीं ना कहीं नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए जैसे अगर मैं निकल के बारे में बात करूँ, निकल हो गया और ये हो गया निकल पैलेडियम और ये प्लेटिनम हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये 3D सीरीज में होता है, ये 4D सीरीज में प्रेजेंट है, ये 5D सीरीज में प्रेजेंट है। तो इसका होता है 28। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं 3D8 4s2 हो जाता है। ठीक है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 10 हो गया। ठीक है, 8 + 2 = 10, ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, D में 8 और S में 2। इसके केस में ये 4D सीरीज का है तो ये 4D10 हो जाता है और 5s0 हो जाता है। ऐसे खासतौर से ये 4D8 5s2 होना चाहिए, नहीं, आप बाउस रूल को फॉलो नहीं करता है। इसके बाद में अगर ये 5D सीरीज का है तो ये 5D और ये 9 होता है और 6s1 होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये वेरिएशन है, वो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो कई सारा वेरिएशन आपको दिख रहा है। ठीक है भाई, तो हम पॉइंट में आते हैं। प्लेटिनम को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये मिल गया भाई, 5D9 6s1। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। तो आप क्या करेंगे, आउटर मोस्ट का 1 निकाल दीजिए, इससे 1 निकालेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5D8 और 4s0 मिल जाएगा। आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो गया। ठीक है भाई, जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है VBT थ्योरी को अप्लाई करने के लिए आपको ऑर्बिटल नोटेशन करिए भाई। ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो चलिए ऑर्बिटल नोटेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया भाई, ये 3D8 दिया है, ये 4s0 हो गया और 4p भी तो आपका ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा हुआ है भाई। ठीक है भाई, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, 5 कर दिया और ये आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 6 हो गया। मैं इसके फ्लो में चला गया। ठीक है भाई, तो ये 5D8 हो गया, 6s0 6p0 हो गया। इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर लेते हैं हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। 8 है तो 1 2 3 4 5 सिंगली फिल देन डबल फिल, ये हो गया भाई। ठीक है, ये डबल फिल हो गया। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, जो लास्ट स्टेप फॉलो करना है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखना भाई। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से ये डिटरमिन कर सकेंगे कि आपको यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है या नहीं करना है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वीक फील्ड लिगेंड दिया है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब देखिए भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड एज वेल एज वीक फील्ड लिगेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने लेक्चर में बताया हुआ था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वो होते हैं जिसमें से कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस डोनर एटम की तरह काम करते हैं। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में बात करूँ तो इसमें से कार्बन, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन एंड फास्फोरस डोनर एटम होंगे। और जब कभी भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया है तो वहाँ पर क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको करना पड़ेगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हैलोजेंस डोनर एटम होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना होता है, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ठीक है भाई। तो वीक फील्ड लिगेंड जब आपका दिया है तो ऑक्सीजन, सल्फर एंड हैलोजन डोनर एटम होते हैं और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस डोनर एटम होते हैं। अब देखिए भाई, हम इसमें लिगेंड्स के बारे में बात करें तो ये साइनाइड आयन दिया हुआ है, साइनाइड आयन, इसमें से कार्बन एटम होता है डोनर एटम। आप लोगों ने जब यूनिडेंटेट लिगेंड्स के बारे में पढ़ा होगा, नेगेटिव लिगेंड्स एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड्स, तो वहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने देखा होगा। इन जनरल ये एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होता है, एक साइनाइड आयन, एक होता है आइसोसाइनाइड आयन, ठीक है। अब देखिए भाई, कार्बन एटम होता है डोनर एटम, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कार्बन एटम। अगर कार्बन एटम है, अगर अब डोनर एटम, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया है तो मतलब है आपको करना है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलिए पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। मतलब जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको आप पेयरिंग कर दीजिए। तो इसको उठा करके मैंने क्या किया, यहाँ पे रख दिया तो पेयर कर दिया, ठीक है भाई। अब ये स्टेप हो गया। अब इसके बाद में हम डिटरमिन करते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें अगर आप देखें तो ये यूनिडेंटेट नेगेटिव लिगेंड दिया है, हर एक लिगेंड आपका 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, इस सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। कितने लिगेंड दिए हैं, 4, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इस सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किए जाएंगे, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा ताकि उन इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑर्बिटल में डाला जा सके। जब वो फिट हो जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है भाई। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जब इसके पास में आएंगे तो ये कितने ऑर्बिटल देगा, 4 ऑर्बिटल्स। कैसे ऑर्बिटल्स, वेकेंट ऑर्बिटल्स। आप ध्यान दीजिए भाई, वाई वेकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि हर एक वेकेंट ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एकोमोडेट कर सकता है, एकोमोडेट। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1 2 3 4, तो ये हो गया भाई, ये 4 ऑर्बिटल्स इसके यूज किए जाएंगे, ठीक है, टू एकोमोडेट 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग, इंटरेक्शन बोल सकते हैं। तो अब देखिए भाई, DsP2, तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो गया, DsP2। अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर प्लानर हो जाता है, स्क्वायर प्लानर, ये हो गया भाई। तो इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री तो आपको ऑलरेडी मालूम है, ये मिल गया, हमने जस्टिफाई कर दिया। हम बात कर रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसमें आपको ये डिटरमिन करना है कि इस कॉम्प्लेक्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए यहाँ पर अगर आप देखें ऑर्बिटल नोटेशन में तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी के सभी आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। इसका मतलब है कि आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 0 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।